नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार की शुरुआत अच्छी हुई और लगा कि बाजार फिर से जो है रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि 20,000 छूने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ऊपरी स्तरों पे अब बाजार को टिकने में थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। 19,850 ये आज की निफ्टी की शुरुआत हुई और 19,867 ये आज का इंट्राडे हाई बना, लेकिन उसके बाद से हमने देखा करीब 11 बजे के बाद से बाजार में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया और इस समय दिन के निचले स्तरों पर बाजार कामकाज करता हुआ 19,715 ये आज का इंट्राडे लो है और 19,723 ये मौजूदा स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। तो सवाल यही कि क्या अभी बाजार में सुस्ती करनी चाहिए, मंदी करनी चाहिए या फिर तेजी करने का वक्त है? क्या बाजार अभी लंबे समय तक इस दायरे में फंसा रहेगा, जो कि हम देख रहे थे कि मात्र 16 सत्रों में ही ऐसा लग रहा था कि 1000 अंकों की रैली देखने को मिल जाएगी और जिस तरीके से 19,000 से और 20,000 के नज़दीक तक पहुंचता हुआ बाजार दिखाई दिया, लेकिन बाजार के अंदर दबाव फिलहाल आज के कारोबारी सत्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के बाजार में भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें से एक है फार्मा सेक्टर, 21 हफ्तों की ऊंचाई पर है। क्यों है, क्या कुछ खबरें हैं, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, आपके सवालों के जवाब होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे नतीजे आए हुए हैं और उन नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर के अंदर या तो पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, बजिंग स्टॉक्स पे इस पर चर्चा करेंगे। और आज एक शानदार लिस्टिंग हुई है, उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। नेटवर्क को लेकर के अभी क्या करना चाहिए, क्या सेकेंडरी मार्केट में खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और यथार्थ के आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगानी चाहिए, वाह क्या आईपीओ है। ये सेगमेंट हमारा होगा 1:45 बजे, तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के खास मेहमान के साथ। हमारे साथ आज संतोष जी एक बार फिर से इस हफ्ते जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बिल्कुल आखिरी क्षणों में जो है आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाजार की दिशा कैसे देख रहे हैं सर आप? बाजार दिन के निचले स्तरों पर अभी समय लगेगा बाजार को 20,000 तोड़ने में? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मार्केट में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से नतीजे भी आ रहे हैं और फेड की तरफ से जो चीज़ संकेत मिल रहे हैं कि शायद इस साल जो है वो रेट कट की उम्मीद की जा रही थी, जो कि नहीं होने वाली है, क्योंकि फेड का जो इन्फ्लेशन टारगेट है 2% वो रीच नहीं होगा, इसलिए शायद जो है वो रेट कट नहीं होगा। वो थोड़ी सी शायद निराशा देखने को मिल रही है मार्केट में कि इन्फ्लेशन जो है ऊपर की तरफ है और जिसके कारण कि हम देख रहे हैं कि बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली है। और दूसरी चीज़ जो कि आज एक्सपायरी है ऑप्शन फ्यूचर्स की, मंथली एक्सपायरी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ के लिए जो लोग भी सौदे लेकर जाते हैं या रोल ओवर्स होते हैं उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो आज के दिन में थोड़ी सी जो है प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि जो दायरे इम्पॉर्टेंट होंगे टेक्निकली निफ्टी पे वो तकरीबन 19,600, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा। 19,600 के नीचे अगर जाता है मार्केट तब जो है पेन बढ़ सकता है और डाउन साइड में फिर करेक्शन जो है ओपन हो सकता है। तो 19,600 पर नज़र रखें, उसके नीचे जाता है तो लॉन्ग साइड में अवॉइड करें। 19,600 ये मौजूदा स्तर जो स्तर बताया जा रहा है वो है बड़ा सपोर्ट। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर गिरावट बाजार में गहरा सकती है, वहाँ पे फिर आपको लॉन्ग नहीं करना है। अच्छी बात यह है कि 19,700 ये आज अभी तक होल्ड कर रहा है, होल्ड कर पाएगा कि नहीं वो देखना होगा, लेकिन 19,600 ये आपको नज़र बना करके वहाँ पर चलनी है कि वहाँ पर बाजार क्या किस तरीके से बिहेव करता है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत सारे दर्शकों के टिप्पणियाँ आने लगी हैं। द एडवेंचरस मीट के नाम से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। नमस्ते सर कह रहे हैं। नमस्कार एडवेंचरस जी, अपना नाम भी भेजिए तो अच्छा रहेगा। सुजल राणे साहब कह रहे हैं नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर, कार्यक्रम में बने रहिए, जो भी आपके प्रश्न हो पूछिए। एडवेंचरस मीट जी का प्रश्न ये है कि आरती ड्रग्स के शेयर इन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं 600 रुपये पे और ग्रैनुअल्स के शेयर 100 इन्होंने ले रखे हैं 318 पे। आरती ड्रग्स के सर हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल में नतीजे भी आए थे और क्या मूव आरती ड्रग्स के अंदर देखने को मिला? काफ़ी शानदार तेज़ी जो है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। अभी किस तरीके से देख रहे हैं? आज भी हम देख रहे हैं कि 1.25% के आसपास की मजबूती है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में करीब 14-15% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है और एक महीने के अंदर 31% से ज़्यादा जो है ये शेयर चल चुका है और बायबैक की खबर के चलते यहाँ पर ये अपमूव देखने को मिला है
और जो प्राइस इन्होंने रखा है वो 900 रुपये के आसपास का है। अभी कैसे देख रहे हैं सर आरती डेक्स को आप? क्या यहाँ पर ये रैली जो है वो और ज़्यादा कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, या आपको लग रहा है एक महीने में 30% काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि नतीजे जो है लास्ट के 1-2 सालों में अच्छे नहीं रहे हैं। धीरे धीरे अब ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है कि अब ऊपर की तरफ ट्रैक्शन नतीजों में दिख रहा है। बायबैक्स डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ होती है, बट फंडामेंटल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि फंडामेंटल अगर अच्छा रहे कंपनी का आने वाले टाइम पे, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और कंपनी तकरीबन 160 करोड़ रुपए अपने ग्रोथ एसेट में डालेगी, जो कि अभी कंपनी के पास 634 करोड़ का ग्रोथ एसेट्स में पैसे पड़े हुए हैं, मतलब जो उनके फिक्स एसेट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस तरह से एक्सपेंशन है तो इसका जो असर इनके रेवेन्यूज पे भी आने वाले दिनों में होगा। तो एक रिसेंट रैली तो हुई है। आपको पहली चीज करनी है कि इस जगह पर खरीदना नहीं है। अगर है आपके पास, होल्ड करें। लेने की सोच रहे हैं तब निचले स्तरों पे आए। इस जगह पर मुझे लगता है कि जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि मार्केट भी काफी बढ़ चुका है इन दिनों, और हो सकता है कि करेक्शन सेट इन हो। आज के दिन भी ये स्टॉक ऊपर है क्योंकि नतीजे जो है उम्मीद से बेहतर थे, और बाईबैक का जो एक सपोर्ट है, सेंटिमेंटल सपोर्ट है, वो है स्टॉक में। तो मौजूदा स्तर पर खरीदने की तो कोई सलाह नहीं होगी। अगर आपके पास है तो होल्ड करें। आपके पास है तो होल्ड करें, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। आज चलते हैं अगले दर्शक के पास। जसप्रीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अयोध्या से हैं। जसप्रीत जी नमस्कार। जसप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर। कहाँ से बोल रहे हैं आप? अयोध्या से? जी सर, मैं राम की नगरी अयोध्या से बोल रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा। और हम भी उसी के पास रहते हैं, सिद्धार्थ नगर जिला के पास जो है, तो हाँ जी, बड़ा हाँ अच्छा जी, लगा हाँ आपसे जी, बात समझ करके। बताइए सर क्या प्रश्न है जी आपका? जी जी सर, मेरे पास अफोर्डेबल रोबोटिक्स के 400 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 515। अच्छा, और क्या नज़रिया क्या है सर? सर मेरा नजरिया है मैं उसको 1 साल तक रख सकता हूँ। क्या इसमें आपका क्या व्यू है? अच्छा, पूछते हैं यहाँ पर। आपने 515 पे लिए हुए हैं। एक बार जरा फिर से इनका प्रश्न जो है दिखा दीजिए। चलिए सर, यहाँ पे अफोर्डेबल रोबोटिक के शेयर इन्होंने ले रखे हैं। अभी इन लेवल्स पे सर कैसे देख रहे हैं आप? क्या इन लेवल्स पे इनको होल्ड करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का नज़रिया ये कह रहे हैं कि इनका है। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, अफोर्डेबल रोबोटिक्स की जहाँ तक बात है, कंपनी लेकिन जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी एग्जोबरेंटली हाई हैं, और डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं इस पूरे सेक्टर के। लेकिन आप क्या प्राइस पे कर रहे हो उस चीज़ को खरीदने के लिए जहाँ पर कि फ्यूचर अर्निंग्स आनी है। 250 के आसपास का पी रेशियो है कंपनी का, और अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही महंगी चीज आपको दी जा रही है। तो ऐसी महंगी चीज को खरीदने के पहले आपको उसकी, क्या हम कहते हैं कि अर्निंग्स देखना बहुत जरूरी है। ये जी। अर्निंग्स कैसी आ सकती है, तो इसमें मुझे लगता है कि उस पर थोड़ी शंका है मेरे मेरे को कि ये अर्निंग्स कब जस्टिफाइड होगी। और जब कभी भी मार्केट खराब होता है तो वो सारी चीजें देखता है मार्केट कि अर्निंग्स है कि नहीं कंपनी में। और अर्निंग्स नहीं है, भाव अगर बन गए हैं, तो दिक्कत होगी। तो अगर आपके पास है, मैं कहूँगा कि आप होल्ड कर सकते हो। नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखो। 5 to 7% का स्टॉप लॉस मौजूदा स्तर से लगा के अगर आपके पास है, होल्ड करो। मैं इस जगह पर कोई भी नई खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा। नई खरीदारी की सलाह नहीं है, जो कि आपके पास है। 515 के आसपास आपने लिए हुए हैं, 525 चल रहा है, प्रॉफिट में है 10 रुपये पर शेयर के। बने रहिए। आपको, आपके लिए सलाह ये है 5% नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, ताकि कोई अगर गिरावट आती है तो आपको जो प्रॉफिट में आप हैं नुकसान आपको ना हो। चलिए, इस बीच भानु यादव जी ने प्रश्न भेजा है और ये कह रहे हैं कि सर अदानी ग्रीन्स के शेयर लेने में कितना रिस्क है? तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कितना फ़ायदा होगा, लेकिन इनका सवाल बड़ा जेन्युइन है कि कितना रिस्क है यहाँ पर। आज 0.25% के आसपास की गिरावट है, 1121 के आसपास ये शेयर चल रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिन के अंदर सर काफ़ी सारी जो खबरें रहीं, पूरे अदानी पैक के अंदर हमने देखा कि एक मजबूती आती हुई दिखाई दी है। इसमें कई सारे म्यूचुअल फंड्स जो हैं अदानी समूह के अंदर, उन्होंने 10 में से 7 म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहली बार ऐसा हुआ जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड की तरफ से स्टेक घटाया जा रहा था।
इसके अलावा कंपनी ने रकम जुटाने के लिए समूह ने जो है वो कैपिटल कारोबार से, हाउसिंग कारोबार से कंपनी अपने आप को अलग किया है। इस तमाम खबरों के चलते मोमेंटम बना हुआ था, आज थोड़ा सा दबाव है, 5 दिन के अंदर 13-14% भागा है शेयर। आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए, मेरी सलाह है अगेन सेम सिमिलर चीज़ है कि यहाँ पर 150 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग रेशियोज है कंपनी के अंदर, और ऐसी जगह पे अर्निंग्स करना थोड़ा कंपनी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि अर्निंग को जस्टिफाइड करना एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म बेसिस में कह रहा हूँ, क्योंकि का पूरे ही ग्रुप पे एक तरह से कहने की आर्थिक रूप से जो है थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको शायद उतने फंड उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे एक्सपेंशन के लिए। और अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां, वो केवल और केवल जो है इसलिए चल रही थी कि इन पे एक्सपेंशन बहुत बड़ा हो सकता है आने वाले दिनों पे, मार्केट पे काफी बड़ा कब्जा हो सकता है। और ग्रीन एनर्जी पे जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि तकरीबन 500 गीगावाट 2030 तक हमारी एनर्जी जो है ग्रीन एनर्जी से हम जो है यूज करेंगे उसका, और अभी जो कि 100 गीगावाट है, तो यहाँ से भी कई गुना ज़्यादा चांसेस हैं बढ़ने के। लेकिन और इसी का वैल्यूएशन इस कंपनी को मिल रहा था कि इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी साइज है उसको शायद ये कंपनी जो है वो कैपिटलाइज कर सके। लेकिन मुझे थोड़ा संशय है अभी, क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ सिचुएशंस अभी जिसके थ्रू ये पूरा ग्रुप गुजर रहा है, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत इनको हो सकती है। तो मौजूदा स्तर पे लेने की एकदम सलाह नहीं होगी। कोई सब्सटैंशियल करेक्शन अगर होता है तभी इस स्टॉक में आपको जो है एंटर करने की सलाह होगी, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सूबरेंटली हाई हैं। जी, तो सर अभी करंट लेवल पे एंट्री करने की सलाह तो नहीं है, कोई बड़ा करेक्शन आए तभी एंट्री करिए, ये संतोष जी का मानना है। चलिए, इस बीच बहुत सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं। सरवन चौधरी जी ने एक कंप्लेन की है कि सर संतोष जी की आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। तो एक बार जरा हमारी जो टेक्निकल टीम है एक बार देख लीजिए, अगर कुछ आवाज़ संतोष जी की थोड़ी और बढ़ सकती हो, ताकि जो तमाम दर्शक इस समय सुन रहे हैं संतोष जी को वो स्पष्ट रूप से सुन सकें। इस बीच राघव जी का एक प्रश्न है। राघव जी ने हालांकि 2 प्रश्न भेजे हैं, लेकिन एक ही पर आपकी राय जानना चाहेंगे, वो है पिरामल फार्मा। 4000 शेयर इन्होंने कह रहे हैं कल ही लिए हैं और 108 रुपये पे इन्होंने लिए हैं, और कह रहे हैं कि क्या सपोर्ट और टारगेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए सजेस्ट करें। तो ये अच्छी बात है कि भाई आपने कल लिए, और आज ही फार्मा पैक के अंदर जो है वो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी है, और इसका फ़ायदा पिरामल फार्मा को भी मिल रहा है। करीब 5% ऊपर 109.20 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर आप कैसे देख रहे हैं सर पिरामल फार्मा को? चार्ट्स पे क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? एक महीने के अंदर 20-21% चला है सर शेयर, ये अब 109 के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी क्या करें, होल्ड करना चाहिए? शॉर्ट टर्म का टारगेट और सपोर्ट जानना चाह रहे हैं। होल्ड करें, मुझे लगता है कि और इसमें एक स्टॉप लॉस लगा लें 104 के आसपास। बहुत अच्छा मोमेंटम स्टॉक्स में पकड़ा है। और दूसरी चीज़, ये पिरामल एंटरप्राइज से निकली हुई कंपनी है, उन्होंने फार्मा बिजनेस को अपने अलग किया था। लेकिन इसमें जो है अभी मतलब मैं देखता हूँ कि पिरामल में नंबर्स के लिहाज से काफ़ी डिस्कम्फर्ट है अभी भी। तो जैसा मैंने बताया कि फार्मा एक ऐसा बास्केट है जिसमें कि बहुत डीप स्टडी चाहिए आपको, क्योंकि उनके जो भी मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं, किस मार्केट में ऑपरेट करते हैं, और उस मार्केट में कंपनी की पोजीशनिंग कैसी है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसके कारण कि मैं इससे ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। बस केवल एक चीज़ कह सकता हूँ कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ठीक नहीं रही है लास्ट के ईयर में, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का लॉस दिख रहा है। हाँ, ऑपरेशनल लेवल पे डेफिनेटली कंपनी को प्रॉफिट है 600 करोड़ का, लेकिन कंपनी के पास इंटरेस्ट बर्डन जो है और उसके पास डिप्रिसिएशन जो है, जिसके कारण की कंपनी को लॉस दिख रहा है। बट अगर कैश प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी में अभी भी कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी, तो उस तरह बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जहाँ पर कोई भी संशय हो वहाँ पर आपको कह लें कि मनी मैनेजमेंट के लिए यहाँ से स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी है, जैसा कि जो मैंने सुझाया है आपको। जी, तो स्टॉप लॉस सर आपको ने पूछा था, स्टॉप लॉस 104 का आपको लगाना है और मोमेंटम में है शेयर, तो आप यहाँ पर नज़र जो है फिलहाल होल्ड करने की ही सलाह आपको दी गई है। इस बीच ऋषु श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अदानी टोटल गैस के ऊपर इनका प्रश्न है। 1700 शेयर ले रखे हैं 695 पे, और TTML के 6000 शेयर ले रखे हैं इन्होंने
₹95 के भाव पे। अदानी टोटल 695 पे लिए हैं, 654 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 2.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और जो बाजार के अंदर अदानी समूह में जो 1-2 दिन में तेज़ी आई है, उसमें इस शेयर में भी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अभी नुकसान में है सर। क्या करना चाहिए अदानी टोटल गैस? देखिए, अगेन वही वैल्यूएशंस जो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्टिव नहीं है अदानी टोटल गैस में, और भी ज़्यादा जो है एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस हैं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अगर आप देखेंगे और उनसे कंपेयर करेंगे इनकी पूरी वैल्यूएशन को, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा डिस्कम्फर्ट है इसमें, इवन मोर देन अडानी ग्रीन जो है इस कंपनी में है। तो उसमें अगर लेने की सोच रहे हैं या हैं आपके पास, तो घाटे को सीमित रखें अगर ले रखा है आपने तो। और उसमें अगेन जो 5 to 7% का है कि स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, क्योंकि वैल्यूएशन इस भाव पे भी उतना जस्टिफाइड नहीं है। और इसके पहले तो 3800 के दाम चला करते थे जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके पहले, तो वो तो मतलब कह लें कि स्काई रॉकेटेड वैल्यूएशंस हैं इस तरह का था। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को जनरली इतना नहीं मिलता है, केवल और केवल इसलिए वैल्यूएशन था कि शायद नेटवर्क इनको ज़्यादा मिल जाए, या इंडिया में जितने भी बिड करी कंपनी ज़्यादा सिटीज़ में बिड करके और अपनी इनकम को काफ़ी बढ़ा सकती है, जो कि अब वो सिनेरियो अनलाइकली हो रखा है। तो इसीलिए है तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, और अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकलना एकदम बेहद ज़रूरी होता है ऐसे स्टॉक्स में। तो स्टॉप लॉस लगाइए सर ऋषु जी, और स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकल जाइए। बहुत वैल्यूएशन को लेके काफ़ी सारे कंसर्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, सुनील जी ने प्रश्न भेजा है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। सुरेश जी ने, माफ़ कीजिएगा, और मुंबई से इन्होंने प्रश्न भेजा है, अभी शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो जरा स्क्रीन पर उनका प्रश्न ले आइए, डिस्कस कर लेते हैं। टीम लीज सर्विसेज के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 2360 रुपये पे कह रहे हैं कि इन्होंने ये शेयर खरीदे हुए हैं। अभी सर टीम लीज की अगर शेयर प्राइस की बात करें तो इन्होंने लिए हुए हैं 2360 पर, 2320 का भाव देखने को मिल रहा है, 2.5% टूटा हुआ है, तो 40 रुपये पर शेयर के आसपास का इनको नुकसान हो रहा है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में हमने देखा कि 5-6% के आसपास की गिरावट रही है, एक महीने में 3% टूटा है, और पिछले 6 महीने में महज 3% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। तो काफ़ी सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ लंबे समय से शेयर, क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए? ये अभी 40-50 रुपये नुकसान पे है। टीम लीज जो कंपनी है, एक तरह से कह लें एचआर सर्विसेज, जो ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज है, स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज कंपनी देती है, जैसे कि naukri.com है, या उनसे भी थोड़ा स्पेशलाइज्ड है इनका। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास है तो होल्ड कर लें, वैल्यूएशन ठीक ठाक हैं, लेकिन बहुत ही स्टीडी ग्रोथ होगी इसमें। उम्मीद ना करें कि बहुत स्काई रॉकेटेड ग्रोथ होगी, जब तक कि कंपनी कोई नए वर्टिकल्स में नहीं जाए तब तक तो ऐसा लगता है कि एक स्टीडी ग्रोथ रहने की उम्मीद है। धीरे धीरे बढ़ेगा स्टॉक, हो सकता है। तो अगर लेने की सोचते हैं तो निचले स्तरों पर डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा लें, ज़्यादा ना लें, और अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3% से ज़्यादा इस स्टॉक को जगह ना दें। चलिए, इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं, और अगले दर्शक जिन्होंने यूट्यूब का माध्यम चुना है वो हैं सरवन चौधरी जी। सरवन जी, अब तो आपको आवाज़ ठीक आ रही ना? कोई समस्या होगी तो बताइएगा, और इनका प्रश्न ले लेते हैं। सरवन जी कह रहे हैं HDBL के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और ये इन्होंने 170 रुपये पे लिए थे, पता नहीं कब लिए इन्होंने, 3 महीने का होल्डिंग पीरियड और ये रख सकते हैं। अभी हम तो देख रहे हैं कि जो सोम डिस्टिलरी का शेयर है वो HDBL शायद वही होना चाहिए, 321 के आसपास चल रहा है, तो या तो मुझे लगता है काफ़ी पहले आपने लिए होंगे। पिछले 5 कारोबारी सत्र में हम देख रहे हैं 2% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न रहा है, लेकिन एक महीने के अंदर 26-27% ये शेयर का अपमूव दिखाया है, और पिछले 6 महीने में ही 158% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि शायद इन्होंने जब 170 पे लिया, अब तो अच्छे खासे प्रॉफिट में है, 2-3 महीने और होल्ड कर सकते हैं सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या देंगे सर सोम डिस्टिलरीज के ऊपर? शानदार अपमूव, 6 महीने के अंदर ही 150% से ज़्यादा का रिटर्न। मुझे लगता है कि देखिए 290, 295 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हैं स्टॉक के लिए, कि अगर उसके नीचे जाता है तो करेक्शन आ सकते हैं स्टॉक में। लेकिन बिजनेस एज ए होल काफ़ी इन दिनों काफ़ी अच्छा किया है। 2 साल पहले की बात करें तो आप देखोगे वहाँ पे लॉस था कंपनी को,
लेकिन धीरे धीरे काफ़ी अच्छा गेन ट्रैक्शन हुआ है। मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छी हुई है, जो कि 5% के आसपास थी प्रीवियस ईयर, अभी 13% के करीब हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छा स्पेस गेन किया है, रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है तो सोम डिस्टिलरी की। तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन बहुत ही रिजनेबल है, क्योंकि हाई ग्रोथ स्टॉक है। तो इसमें होल्ड कर रखे हैं, 300 के नीचे का ही स्टॉप लॉस बना के बने रह सकते हैं। अच्छी कंपनी है, छोटी कंपनी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है ये। जी, चलिए हेमंता दत्ता जी का अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन पे बातचीत करने के लिए। हेमंता जी नमस्कार। तो सर नमस्ते सर, मेरा दो सवाल है। हाँ बताइए सर। एक है सर, कोचिन शिपयार्ड है सर 684 का परचेस प्राइस, अच्छा अच्छा, ठीक। 113 शेयर। हाँ 113 से, ठीक है। और सर एक है जाइडस लाइफ साइंस का, हम्म 150 शेयर है 567। 567 पे। सर जाइडस लाइफ साइंस में लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ, लेकिन सर वो कोचिन शिपयार्ड मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है। प्लीज शॉर्ट सर टर्म व्यू थोड़ा है आपने। क्या स्टॉप लॉस रखूँ, थोड़ा बताइए क्या अच्छा, स्टॉप लॉस रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोचिन शिपयार्ड पे शॉर्ट टर्म व्यू ले लेते हैं। 684 684 पे आपने कोचिन शिपयार्ड के शेयर को खरीदा है। अभी देखें तो आपकी खरीद से 10 रुपये नीचे, थोड़ा सा ऊपर लिया क्योंकि ये शेयर काफ़ी अच्छे खासे मोमेंटम में रहा है और काफ़ी सारी खबरें भी रहीं जिसके चलते जो है काफ़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और पूरे डिफेंस पैक में ही हमने देखा अच्छी मजबूती है। आपने थोड़ी सी ऊपर खरीदारी की, लेकिन पूछ लेते हैं संतोष जी से वो क्या सलाह दे रहे हैं। सर 684 की इनकी खरीद है, 674 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में 16-17% के आसपास का अपमूव शेयर में देखने को मिला है और पिछले 6 महीने में करीब 40-42% चला है। इन्होंने थोड़े से पीक पे लिया है, आपकी सलाह यहाँ पर क्या रहेगी? और जाइडस वेलनेस को ये थोड़ा सा लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं और जाइडस वेलनेस में भी आज अच्छी तेज़ी है पूरे फार्मा पे, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि फार्मा में एक अच्छा मोमेंटम आज बनता हुआ दिखाई दिया है। आपकी सलाह इन दोनों शेयरों पर? देखिए, पहला तो चीज़ कि डिफेंस सेक्टर में है कोचिन शिपयार्ड, और जो है इसको काफ़ी ऑर्डर है, क्योंकि सरकार ने रेलवे स्पेशली और डिफेंस को जो है उस पर काफ़ी तवज्जो दिया है कि हमको हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है, पैसे काफ़ी दे रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो इंडिजिनसली एक्वायर की जाएं। इंडिजिनियस जो भी कंपनियां हैं, भारत की जो कंपनियां हैं, उनके थ्रू लिया जाए। और इसके कारण जो है इन सारे कंपनियों के ऑर्डर बुक स्वेल किए हैं और अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ी है अगर आप देखें तो। तो मुझे लगता है कि अगर कोचिन शिपयार्ड आपके पास है, होल्ड करें। अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशन भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हाई है, रीजनेबल वैल्यूएशन है, अर्निंग जस्टिफाइड करते हुए स्टॉक प्राइस चल रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर होल्ड करने की सलाह होगी। और दूसरा इनका जाइडस वेलनेस, जहाँ तक बात है, एक मिनट में जी जाइडस वेलनेस, ये भी देखिए मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा रिजनेबली वैल्यूड नहीं है, बट एफिशिएंसी एक इशू है यहाँ पर, जो कि देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने जितने पैसे लगाए हैं जी। और जितना इनको रिटर्न हो रहा है, जिसको कि हम एक एफिशिएंसी कहते हैं, कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो चीज़ों को देखना बहुत ही निहायत इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश करें तो हमारा कंपनी के का जो मैनेजमेंट है वो कितना टका रिटर्न छोड़ रहा है इन्वेस्टमेंट पे। तो उस लिहाज से थोड़ा सा पुअर है। 6% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जी रिटर्न जी ऑन इक्विटी भी 6.5% के आसपास दिख रही है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा डैम्पनर है, डेट नहीं है कंपनी के ऊपर ज़्यादा, लेकिन कंपनी ने एसेट में काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो जहां पर इस तरह की चीजें होती हैं, वहां पर या तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी हो, जहां पर कि ये सारे नंबर सुधर जाएं, तभी आपको लेना चाहिए। और मेरे संज्ञान में ऐसी कोई चीजें हैं नहीं कि इस स्टॉक में आपको ज्यादा होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है 1400 के नीचे का, एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें, ताकि जो है आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डेंट ना आए। जी। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और इस बीच जो है टाइम टाइम के नाम से इन्होंने अपने प्रश्न इन्होंने भेजा है। नेटवेब के ऊपर इनका प्रश्न है, सर वाह क्या आईपीओ है। हमारा सेगमेंट 145 पे होगा, उसमें आज की जो लिस्टिंग है उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और आप जैसे जो तमाम दर्शक होंगे तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। परशुराम जी कह रहे हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार परशुराम जी, कैसे हैं आप? और कह रहे हैं डॉक्टर रवि जी कहाँ हैं सर आजकल?
डॉक्टर रवि जी यहीं पर हैं और कल जो है वो आपके साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तो कल आप अपना प्रश्न आप चाहें तो पूछ सकते हैं। इस बीच कार्तिक जी ने प्रश्न भेजा है कि सर बजाज फाइनेंस का शेयर अभी 2 दिन से डाउन होने की क्या वजह है? मेरा नाम कार्तिक है। तो आपने ले रखे हैं, लेना चाह रहे हैं आप, मतलब आपने आपको अपना प्रश्न थोड़ा सा जो है थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए था कार्तिक, लेकिन अभी ये जानना चाह रहे हैं बजाज फाइनेंस। चलिए अब एक जनरल व्यू ले लेते हैं बजाज फाइनेंस के ऊपर कि अभी क्या कुछ करना चाहिए। सर बजाज फाइनेंस पे आपकी क्या सलाह रहेगी? आज हम देख रहे हैं करीब फ्लैट ही कारोबार कर रहा है, करीब 4.5% के आसपास की गिरावट है। क्या कुछ सलाह रहेगी सर आपकी? हालांकि कंपनी के जो नतीजे आए थे वो हमने देखा था करीब 48% के आसपास का इजाफा वहाँ पर देखने को मिला था, लेकिन नतीजों के बाद शेयर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। आपकी राय? देखिए, नतीजों के लिहाज से काफी अच्छे नंबर्स रहे हैं बजाज फाइनेंस में, और काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात कर लें, 30% के आसपास की ग्रोथ है। केवल स्टॉक के साथ एक दो इश्यूज हैं। वो पहला इशू है कि वैल्यूएशन जो है वो बहुत हाई है, एक्सुबरेंटली हाई है, क्योंकि बुक वैल्यू देखेंगे 900 के पास है और 7400 रुपये दाम है इसके। तो देख लीजिए, बुक वैल्यू जो है काफी ज्यादा टाइम्स जो है दी जा रही है, क्योंकि ग्रोथ को लेकर। और एक ओवरहैंग जो मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है बजाज फाइनेंस को, वो है रिलायंस जो फाइनेंस लिस्ट होने वाली है उससे। और उसके अभी कई बड़ी टाई अप्स की बात चल रही है कि विदेशी बहुत सारी कंपनियां टाई अप करने को रेडी हैं, और कंपनी के का बिजनेस स्केल काफी बड़ा हो सकता है। तो और रिलायंस जिस भी क्षेत्र में जाता है, कॉम्पिटिशन्स को काफी नुकसान होता है। हमने टेली जियो में देखा, टेलीकॉम के साथ बड़ी बड़ी कंपनियां ब्लीड करने लग गई उसके क्षेत्र में आते ही। मुझे लग रहा है कि रिलायंस जो फाइनेंस विंग है, अगर वो आता है तो एनबीएफसी कंपनी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। बट इट इज़ येट टू बी सीन कि क्या चीज़ें होंगी और कितने बड़े स्केल पे ये काम करेंगे रिलायंस वाले। और वैल्यूएशन डेफिनेटली हाई है, नंबर्स भी उतने सपोर्ट नहीं कर रहे। नंबर्स अच्छे हैं लेकिन वैल्यूएशन हाई है। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास है तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस अगेन लगाएं 4 से 5% का। अगर उसके नीचे जाता है तो निकलने की सलाह होगी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने खास सेगमेंट का रुख करते हैं। और आप सभी को बड़े ध्यान से सेगमेंट देखना चाहिए बजिंग स्टॉक्स का, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका शेयर भी इसमें शामिल हो। क्या रणनीति होनी चाहिए और जिन खबरों वाले शेयरों में रणनीति कैसे बनानी चाहिए, ये अब जरा समझते हैं। एक एक करके तमाम जो है शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि आज ज़्यादातर शेयर जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं बजिंग स्टॉक्स के लिए, उन सब में सिर्फ नतीजों का खेल है। ज़्यादातर नतीजे आए हैं क्योंकि नतीजों का सीज़न चल रहा है और वो उसी के चलते दबाव या फिर मजबूती देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात करेंगे गॉडफ्रे फिलिप्स की। गॉडफ्रे फिलिप्स में आज अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं। कंपनी का मुनाफा पहली तिमाही का 68% बढ़ करके 220-221 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इसके अलावा कंपनी की अगर आय पे नजर डालें तो आय में भी 26% से ज़्यादा का इजाफा, करीब 27% का इजाफा देखने को मिला और ये 1245 करोड़ रुपए रही है। वहीं कंपनी की जो सिगरेट कारोबार से आय है उसमें भी हमने देखा कि इजाफा देखने को मिला है। सिगरेट तंबाकू कारोबार से आय 28.7% बढ़ करके 1128 करोड़ रुपए रही है। तो इन शानदार नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूती जो है देखने को मिल रही है। सुबह हम देख रहे थे कि एक समय जो है 11% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी की अगर बात करें तो भी मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। अब करीब 11.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। सर संतोष सर, आपसे जानना चाहेंगे अब क्या करना चाहिए सर? 11.5% ऊपर गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर और शानदार मूव बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पिछले अगर 5-6 महीने की बात करें तो काफ़ी सुस्त चाल रही है, लेकिन नतीजों के बाद से शानदार तेजी देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार रिजल्ट भी दिया है कंपनी ने, देखें तो, और काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। मुझे लगता है कि और वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबली जो है नीचे की तरफ हैं और सपोर्टिव हैं वैल्यूएशंस की। यहाँ पर भी खरीदा जा सकता है। मुझे लग रहा है कि या गिरावट में लें इसको। इसमें काफ़ी पोटेंशियल हो सकते हैं क्योंकि बहुत ही कम पी पे उपलब्ध है। हाँ, केवल ओवरहैंग ये रहता है कि चूंकि ये सिंध सेक्टर में है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के कारण कंपनी की मार्जिन्स या ये जो है बिजनेस वो बैडली इफेक्ट होने के आसार रहते हैं, क्योंकि सोशल सेक्टर में जो गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशंस हैं उसके कारण ये सारी चीज़ें ओवरहैंग रहती हैं।
लेकिन लास्ट क्वार्टर के नतीजों में देखेंगे तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बहुत अच्छा जंप रहा है, 24% के करीब पोस्ट किया है कंपनी ने ओपीएम, और जो कि लास्ट क्वार्टर 19% था, तो काफ़ी एक अच्छा जंप आया है। और हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो 22 से 24% के भीतर में कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रही है, और कंपनी उस चीज़ को क्लॉ बैक किया है, रीगेन की है उस टेरिटरी को। और नंबर्स में मैं देख रहा हूँ कि 2020 के बाद से जो नंबर आए हैं उसमें सबसे बड़ा गेन कंपनी को हुआ है। जी। ऑल्दो इसमें थोड़ा सा जो है अदर इनकम गेन भी है, बट दैट बहुत कम है। ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहें, निचले स्तरों पे जरूर इसमें ऐड भी करें। निचले स्तरों में खरीदारी करें, बने रहें, ये सलाह आपके लिए निकल के आ रही है। राजेश नरवाल जी कह रहे हैं कि सर संतोष जी बहुत धीमे बोल रहे हैं, उनसे कहिए वो बहुत सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट क्यों बोल रहे हैं। तो सॉफ्ट बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, आप क्या चाहते हैं कि आपको मतलब बहुत सख्त लहजे में बात करें वो। चलिए इस बीच अगले दर्शक से बात करें, उससे पहले जरा अगली जो है शेयर लेकर के आते हैं। जैसा हमने आपको बताया था आज फार्मा के अंदर शानदार मूव देखने को मिल रहा है, तो सिप्ला अगली कंपनी जहां पर भी हमने देखा कि नतीजों का ही खेल है। नतीजे काफ़ी शानदार रहे हैं सिप्ला के, 45% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये करीब करीब 1000 करोड़ के आसपास रहा है। 995 करोड़ कंपनी का मुनाफा रहा है। एबिटा मार्जिन लक्ष्य जो है FY24 के लिए कंपनी ने 23% कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें वो 21 से 22% के बीच में था, तो उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। अमेरिका से जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें 43% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और इसी सब खबरों के चलते, शानदार नतीजों के चलते शेयर के अंदर हम देख रहे हैं 7% से ज़्यादा की मजबूती आज सुबह देखने को मिल रही थी सिप्ला के अंदर। अभी अगर देखें तो अभी भी हम देख रहे हैं बढ़त बनी हुई है, और अब 11% की तेज़ी सिप्ला के अंदर। तो जैसा भी हम बता रहे थे कि फार्मा में पूरी तरीके से आग लगी हुई है आज, और 21 जो है हफ्तों के 21 महीनों के उच्चतम स्तर पे पहुंचता हुआ पूरा फार्मा इंडेक्स 1185 सर। सिप्ला करीब 11% की तेज़ी आज हम देख रहे हैं सिप्ला के अंदर। आपकी सलाह क्या रहेगी? पिछले एक महीने में हमने देखा करीब 17-18% का रिटर्न रहा है, वो आज की रैली की वजह से ही रहा होगा, तो काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन तो आज की इस तेज़ी में ही का ही देखने को मिल रहा है। पिछले 6 महीने में 12-13% ही ये शेयर चला, लेकिन शानदार नतीजों के बाद अब मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय क्या रहेगी इस पर? देखिए, नंबर्स शानदार रहे हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें एक जो और न्यूज़ है जो कि CNBC TV18 के हवाले से दी जा रही थी, कि जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स जो है वो सक्सेशन प्लान के तहत कुछ स्टेक अपना कंपनी में बेचेंगे, और ब्लैकस्टोन और बेरिंग एशिया जो है वो इस स्टॉक में कुछ हिस्सेदारी जो है खरीदने की बात चल रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज उभर कर आई है। मतलब आपने डबल पॉजिटिव कहना जिसको है, नंबर्स काफी शानदार रहे हैं, प्लस जो है इसमें ये न्यूज है कि इसमें स्टेक चेंज हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो हैं स्टॉक के लिए काफी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, होल्ड करें, राइट द टाइट करें, स्टॉक भी अच्छा है और न्यूज भी काफी पॉजिटिव आ रही है। चलिए तो बिल्कुल बने रहे यहाँ पर जिनके पास है। सर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अभी? फ्रेश बाई के लिए अवॉइड करें, जैसा मैंने कहा कि बराबर मार्केट थोड़ा सा जो है कह लें कि हाई साइड में है, मार्केट में करेक्शन होता है तो आप अपॉर्चुनिस्ट बने, नजर रखें स्टॉक पे, क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, न्यूज अच्छी है। थोड़ा सा भी आपको नीचे मिले, 5 से 7% अगर आपको करेक्शन में मिले तो बहुत अच्छी बाइंग है। ठीक। इस बीच बाजार में भी गिरावट गहराई है। अब निफ्टी ने 19,700 का स्तर भी तोड़ दिया है। 19,694 का स्तर अब देखने को मिल रहा है। 19,686 ये अब नया इंट्राडे लो बनता हुआ दिखाई दिया है, और जैसा संतोष जी ने बताया 19,600 पे नज़र रखिए, और अगर ये गिरावट गहराती है तो फिर समस्या बढ़ सकती है बाजार के अंदर। इसलिए जो भी खरीदें कुछ तो सोच समझ के खरीदें, बहुत ध्यान से खरीदें, और जो संतोष जी बार बार कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि भाई तेज़ी में बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप कुछ भी खरीद लीजिए, वरना फिर आपके हाथ जल सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए, यहाँ पर भी नतीजे देखने को मिले हैं। कोलगेट के नतीजे आए हैं। कोलगेट में भी हम देख रहे हैं कि आज अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कंपनी का मुनाफा 31% बढ़ा है, और ये बढ़कर के 274 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, 273.7 करोड़ रुपए। आय में हम देख रहे हैं करीब 11% का इजाफा हुआ है, और ये 1315 करोड़ रुपए के आसपास रही है, और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ टूथपेस्ट की जो बिक्री है कंपनी की, उसमें जो है डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को मिली है। एक समय था कि बड़ा पतंजलि से बड़ा चैलेंज मिल रहा था, और अब जो है डबल डिजिट की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है।
सुबह से 6% से ज़्यादा की तेज़ी थी, अब करीब 7% के आसपास की मजबूती, पौने 7% से ज़्यादा की तेज़ी। कोलगेट पामोलिव सर अच्छे नतीजे रहे हैं, अच्छे नतीजों का अच्छा असर देखने को मिल रहा है। एक महीने में करीब 19% के आसपास ये शेयर चला है, पिछले 6 महीने में 39-40% का रिटर्न दिया है। अभी और कितना अपसाइड बाकी देख रहे हैं इसमें आप? देखिए, मुझे लगता है कि विपुल जी, इसमें थोड़े से वैल्यूएशंस को लेकर अगर देखा जाए तो इनके जितने भी पीयर्स हैं, थोड़ा लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सस्ता है, क्योंकि इस स्पेस में जितनी भी कंपनियां हैं वो हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड होती हैं, क्योंकि इसमें तो डेट नहीं रहता है। कंपनीज का जो गुडविल है उस पे इनके ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं। और नंबर्स की जहाँ तक बात है, लास्ट ईयर से नंबर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो वहां पर 1% की मार्जिन श्रिंक हुई है। और नंबर्स में लास्ट जो क्वार्टर गया था मार्च में 316 करोड़ की कमाई थी, अभी 274 करोड़ की कमाई इस क्वार्टर हुई है। तो लास्ट क्वार्टर से अगर देखेंगे तो मिक्स बैग नंबर नजर आते हैं। बट केवल सपोर्टिव यह है कि ग्रोथ के साथ कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है, जिसके कारण की मार्केट जो है इसको हाथों हाथ ले रहा है। मुझे लग रहा है कि निचले स्तरों पे अगर आपको ये मिलता है स्टॉक, तकरीबन 1900 के आसपास अच्छा लेवल होगा कि स्टॉक में एंटर किया जाए। ठीक, चलिए अगली खबर जो है अब निकल करके आई है सिंजीन को लेकर के, और इस पर माफ़ कीजिएगा, रंजीत भाटिया जी ने भी प्रश्न पूछा है कि सर करंट सिनेरियो पे सिंजीन इंटरनेशनल कैसा चल रहा है। तो खबर दिखाइए पहले तो अपने दर्शक को हम खबर बता दें रंजीत जी को कि आखिर में यहाँ पर आज तेजी देखने को मिल क्यों रही है। नतीजे यहाँ पर भी हैं और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं सिंजीन के भी। 26% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 93 करोड़ बढ़ करके कंपनी का मुनाफा रहा है। इसके अलावा कंपनी की आय में भी 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 832 करोड़ रुपए रही है। तो शानदार नतीजे यहाँ पर देखने को मिले हैं और कंपनी का इबिट्टा जो है उसमें काफ़ी शानदार मजबूती देखने को मिली है, 28.3% बढ़ करके 235 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज सुबह से करीब 6% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अभी अगर देखें तो सिंजीन में अभी भी करीब 5.5 पौने 6% की तेज़ी बनी हुई है, 805 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही खबरों की वाली बात। सर अभी क्या करना चाहिए, जो अभी जो प्रश्न आया है भाटिया साहब का और कह रहे हैं कि मौजूदा स्तरों पे क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? सिंजीन इंटरनेशनल 6 महीने के अंदर करीब 42-43% का रिटर्न यहाँ पर भी देखने को मिला है। विपुल जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं फार्मा स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आज और आप ये सारी आज सर आप फार्मा एक्सपर्ट बन के ही जाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि आज सारी खबरें और सारी कंपनियां, मैक्सिमम सवाल भी आपको फार्मा से आ रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स में काफी जो है वो बढ़त देखने को मिल रही है ड्यू टू इनके नंबर्स अच्छे आए हैं या फिर कोई न्यूज है पर्टिकुलर जी। स्टॉक्स में। देखिए, सिंजीन इंटरनेशनल जहां तक मुझे ध्यान आता है, ये बायकॉन से निकली हुई एक कंपनी है, और नंबर्स इसके लगातार अच्छे आते जा रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशन एक कंसर्न है। दूसरी चीज जैसा मैं बता रहा था कि अपॉर्चुनिटी साइज आपको देखनी चाहिए, और मुझे क्योंकि अगर आप इनके इन्वेस्टर्स को अगर देख लेंगे, जहां पर FII, DII और जो है काफी लोग इसमें बैठे हुए हैं, बड़े बड़े निवेशक इसके अंदर हैं, और बराबर उनकी जो कहने की परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में ग्रोथ होते जा रही है। इसका मतलब कि डेफिनेटली मार्केट को कुछ ना कुछ चीजें पता है पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, या आने वाले टाइम पे इनकी ड्रग डिस्कवरी हो या फिर जो है मार्केट पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा कर सकती हो कंपनी, उसके बारे में लोगों को पता है। लेकिन वैल्यूएशन उतनी सपोर्टिव नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें। मैं केवल वैल्यूएशन देख रहा हूँ कि 67 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है स्टॉक, तो वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। अदरवाइज मोमेंटम काफी बना हुआ है, आपके पास है तो राइड द टाइड कर सकते हैं। है तो बने रहिए, ये सलाह करके आती हुई। कपिल देव जी कह रहे हैं गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून कपिल जी, कैसे हैं आप? योगी जी कह रहे हैं विपुल जी, संतोष जी और मनी9 की पूरी टीम को मेरी राम राम। राम राम योगी जी, कैसे हैं आप? और रोज़ की तरह, हर रोज़ की तरह आप कार्यक्रम में जुड़े, बहुत अच्छा लगा। चलिए इस बीच जो है अगले शेयर को लेकर के आते हैं, और अगला जहाँ पर जो शेयर है उसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे 2 खबरें हैं, REC को लेकर के भी और PFC को लेकर के भी। सर हीरो फ्यूचर एनर्जी के साथ जो है ये एक MOU हुआ है जिसमें REC और PFC दोनों शामिल है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो है ये MOU साइन किया गया है, और यहाँ पे जो करीब 5 प्रोजेक्ट शायद इनको डेवलप करने हैं ओवरऑल जो है सोलर एनर्जी के लिए या बाकी जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए।
अभी सर अगर हम देखें तो अच्छी खासी मोमेंटम दोनों ही शेयरों में देखने को मिल रहा है। इस एमओयू में करीब 3100 करोड़ रुपए हीरो जो है फ्यूचर ग्रुप जो है वो इसमें निवेश करेगा। अगले 5 साल के लिए एमओयू किया गया है। पीएफसी लगातार अच्छे शानदार मूव देखने को मिल रहा है। आज आरईसी के अंदर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सर आरईसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे और पीएफसी पे भी। आरईसी अब इस समय 8% ऊपर 187 188 के आसपास ये शेयर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक महीने के अंदर 16-17% शेयर चल चुका है आरईसी का शेयर, और पिछले 6 महीने में 63% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। पूरे पावर पैक में सर ये जो मजबूती लौटी है, खबर तो है ही है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि पीएफसी की भी अगर हम बात करें तो वो भी आज 5% ऊपर है और करीब 22-23% का रिटर्न एक महीने में दिया है, और 6 महीने में 86% का रिटर्न पीएफसी ने दिया है। इन दोनों कंपनियों पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और इस जो रैली है, ये जो मोमेंटम बना हुआ है, इसे किस तरीके से प्ले करना चाहिए या फिर अभी दूर रहना चाहिए? मुझे लगता है कि इसमें जो भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, तो अगर आपके पास है, पहली चीज़ आप होल्ड कर लें, क्योंकि वैल्यूएशन रिजनेबल हैं कंपनियों के। और केवल एक प्रॉब्लम थी जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के साथ हुआ करती थी, और धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे नियम ला रहे हैं लोग, ताकि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो जितने भी ड्यूज हैं बड़े बड़े, उसका निपटारा किया जा सके। और ये दोनों कंपनियां, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी, इसी पूरे जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कंपनियों को फाइनेंस करती हैं। और इसके एंड यूजर के रूप में अगर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट है या वहाँ के पब्लिक है, यूज करती है। और इस सब चीज़ों के अंदर में एक समय था कि बहुत बड़ा जो है गैप था, और उनके एसेट क्वालिटी काफ़ी ख़राब होते जा रहे थे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग थे। और जी लोन पेमेंट का जो है वो निपटारा धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों से हो रहा है। और नई चीज़ जो कि ग्रीन एनर्जी में जो फोकस है, जैसे कुछ दिनों पहले अभी न्यूज आया, एसजेवीएन में काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। और सारे लोगों का शिफ्ट, क्योंकि गवर्नमेंट फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, और जी आने जी वाले दिनों में ये जो है समय होगा कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। रिजनेबल वैल्यूएशन है दोनों कंपनियों का, तो मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना चाहिए, आपके लिए सलाह निकल करके आती है। चलिए अब जो आखिरी की जो 2 कंपनियां हैं उन पर भी फटाफट चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से फिर आईपीओ मार्केट में बड़ी हलचल है उस पर भी बातचीत करेंगे। तो अरविंदो फार्मा, एक और फार्मा सेक्टर की कंपनी, आज संतोष जी के लिए पूरा फार्मा पैक ही जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खबर ये है कि कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है यूजिया फार्मा, इसको जो है एक दवा के लिए यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है, और एक इंजेक्शन कैंसर का है वो उसके लिए मंजूरी दी गई है। प्लेरी एक्साफोर इंजेक्शन के लिए दिया गया है। कैंसर के लिए ये इंजेक्शन जो है होगा, और कंपनी को आगे चल करके यहाँ से अच्छे खासे रेवेन्यू की भी उम्मीद कंपनी ने जताई है। और इंजेक्शन को मंजूरी जो है वो कैंसर की बीमारी के लिए दी गई है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। मई 2023 तक इंजेक्शन की बिक्री $21 करोड़ तक होने की उम्मीद जताई गई है। सर एक और फार्मा सेक्टर की कंपनी आज हम देख रहे हैं कि जिसमें मोमेंटम बना हुआ है, एक यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है, जिसके चलते आज मजबूती यहाँ पर बनी हुई है। आपकी क्या सलाह रहेगी? अब 6.5% ऊपर होता हुआ शेयर, ये 839 का स्तर चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है सर आपको? नहीं, चार्ट में तो काफी अच्छी मजबूती है दिख रही है। और कंपनी के जो कि अगर हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट को देखेंगे, लेट्स से कि 10 सालों के प्राइस मूवमेंट को, तो देखा जा रहा है कि एक दायरे में रहा है। और उसके कारण भी रहे हैं, क्योंकि अगर इनके पीएनएल को देख लें लास्ट के तकरीबन 5-7 सालों में, तो एक तरह से दायरे में वहां भी घूम रहे हैं, अर्निंग्स भी एक दायरे में है। हाँ, धीरे धीरे अब जो है ट्रिगर्स इसमें आने लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास हो तो होल्ड करें। बहुत ज़्यादा इसमें इन स्तरों पे न जाएं, क्योंकि प्रीवियस जो हाई है उसके आसपास फिर से जाना चालू कर दिया है ये, और जो कि रिस्क को बढ़ाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन शानदार मूव, 6 महीने में पैसे डबल हो गए अरविंदो फार्मा के अंदर। जिन लोगों ने निवेश किए होंगे 101-102% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए अब आज की आखिरी बजिंग स्टॉक से बातचीत कर लेते हैं, और वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल में आज अच्छी खासी पिटाई देखने को मिल रही है, और ख़बर ये है कि सरकार आज से जो है कंपनी का ओएफएस खुला हुआ है। सरकार जो है 5.36% हिस्सा बेचेगी ओएफएस के ज़रिए, और जो कि आज से ही ओएफएस खुला है। और ये ओएफएस जो है आपको बता दें कि 119 रुपये प्रति शेयर के भाव पर जो है ये ओएफएस लाया जा रहा है। करीब 11% के डिस्काउंट के चलते जो है दिया गया है, और उसके चलते ही हम देख रहे हैं कि आज
अच्छी खासी गिरावट जो है आरबीएनएल के शेयर में देखने को मिल रही है, 4-4.5% नीचे इस समय मिल रहा है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है? और जिस तरह की रैली इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी, तो ये जो डिस्काउंट दिया गया है ऑफिस पे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ओवरऑल इस खबर को कैसे देख रहे हैं और आरबीएनएल पे आपकी राय? देखिए, जहाँ तक डिस्काउंट की बात है विपुल जी, ये एक सेबी के द्वारा निर्धारित एक नियम है कि अगर किसी भी कंपनी को ओएफएस लाना है तो उसको एवरेज प्राइस लास्ट के 6 महीने का या 3 महीने का एवरेज प्राइस वो लेकर आते हैं और उस हिसाब से उनको फ्लोर प्राइस दिया जाता है। वो उसी पर इशू करेंगे ऐसा नहीं है, मतलब किसी को बिड करना है उसके नीचे आप बिड नहीं कर सकते हो, आपको उसके उस भाव पे या उसके ऊपर आपको बिड करना है। जहाँ तक, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस और रेलवे या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, और रेलवे जो है ये रेल विकास निगम लिमिटेड जो है कंपनी इंगेज है जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुन टाइम है कंपनी में निवेश करने का, तो निवेश करना चाहिए। गिरावट जो है एक निवेश का मौका ढूंढे वहाँ पर। जी, तो गिरावट में निवेश का मौका यहाँ पर मिल सकता है और आप खरीदारी कर सकते हैं, ये फिलहाल आपके लिए सलाह है। अच्छी रैली देखने को मिली, 6 महीने में 76% के आसपास की रैली यहाँ पर देखने को मिली, तो अब थोड़ा सा सुस्ताया है, तो एक एंट्री के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप चाहें तो ले सकते हैं।